नमस्कार मित्रों, आपका फिर से अपने चैनल वॉइस ऑफ सरस्वती में स्वागत है। एंड इन दिस वीडियो वी लिसन द ऑडियो बुक ऑफ चैप्टर 3 ऑफ बुक नेम्ड इनसाइड चाणक्यास माइंड द आर्ट ऑफ थिंकिंग इन हिंदी चाणक्य अन्वेक्षिकी। और अगर ये वक्त लगे तो सब्सक्राइब कीजिए और नेक्स्ट पार्ट के लिए बेल प्रेस कीजिए। चलिए अब बिना आपका कीमती टाइम वेस्ट किए आरंभ करते हैं। नमस्कार। अध्याय 3, चिंतन के विभिन्न प्रतिरूप। चिंतन क्या है? यह महज निठल्ले बैठकर मनमानी कल्पनाएं करना नहीं है। चिंतन एक अत्यंत सुनियोजित प्रक्रिया है। यह अत्यंत वैज्ञानिक और तार्किक है। आन्वीक्षिकी यानी सही चिंतन पद्धति अपनी प्रकृति में बहुत व्यवस्थित है। समूचे अर्थशास्त्र के दौरान चाणक्य चिंतन के विभिन्न मानक पेश करते हैं। एक दिन चंद्रगुप्त मौर्य अकेले बैठे हुए थे। वे उन बहुत सारे मसलों पर विचार कर रहे थे जिनका सामना एक नेतृत्वकर्ता के तौर पर उनको करना था। किसी जटिल परिस्थिति के दौरान वे अक्सर यह फैसला नहीं कर पाते थे कि क्या किया जाए और किस तरह आगे बढ़ा जाए। जब कभी चंद्रगुप्त इस तरह की स्थिति में अटक जाते थे तो वे अपने गुरु चाणक्य की मदद लिया करते थे। इस बार भी आदतन उन्होंने तत्काल अपने सेवकों को बुलाया और उनसे चाणक्य से भेंट करने का इंतजाम करने को कहा। उनके गुरु उस समय राज्य के सीमांत पर एक आश्रम में रह रहे थे। आश्रम पहुंचते ही चंद्रगुप्त तेजी से अपने गुरु के कक्ष की ओर भागे, लेकिन उनको यह देखकर आश्चर्य हुआ कि उनके गुरु वहां नहीं थे। उन्होंने तत्काल आश्रमवासियों से पूछा, गुरुजी कहाँ हैं? उन्होंने जवाब दिया, वे कुछ दिनों से बाहर गए हुए हैं। उन्होंने हमें न तो यह बताया कि वे कहाँ जा रहे हैं, न ही यह कि कब लौटेंगे। चंद्रगुप्त को कुछ नहीं सूझ रहा था। अपने गुरु के बिना वे असहाय महसूस कर रहे थे। चंद्रगुप्त ने चाणक्य की प्रतीक्षा की। उन्होंने गुरु को तलाशने के लिए अपने दल को भी बाहर भेजा, लेकिन जब चाणक्य एक बार गुप्तवास का निश्चय कर लेते थे तो उनको ढूंढना देवताओं तक के वश की बात नहीं होती थी। चाणक्य की तलाश करना या उनकी प्रतीक्षा करना एक व्यर्थ उद्यम प्रतीत होता था। जब कोई उपाय शेष नहीं रहा तो चंद्रगुप्त ने अपने दूसरे मंत्रियों और सलाहकारों को बुलाया और जो समस्या सामने थी उस पर चर्चा की। समस्या सुलझ गई और राज्य को राहत मिली। काफी लंबे समय बाद चाणक्य अपने आश्रम में लौटे। वे चंद्रगुप्त से मिलने उनके महल में पहुंचे। गुरु को पाकर चंद्रगुप्त रोमांचित हो उठे। आगे बढ़कर उनके चरण स्पर्श करते हुए वे बोले, आचार्य, कृपया अब कभी ऐसा मत करिए। इस तरह बाहर मत चले जाइए। आपके बिना कौन है जो देश की जटिल समस्याओं को सुलझाने में मेरी करेगा। चाणक्य शरारती ढंग से मुस्कुरा दिए, मानो बाहर जाना उनकी सोची समझी युक्ति रही हो। क्या समस्या सुलझ गई थी? उन्होंने पूछा। कुछ हिचकिचाते हुए शिष्य ने कहा, हाँ, हमने किसी तरह स्थिति संभाल ली थी। याद रखो चंद्रगुप्त, गुरु ने सलाह दी, अपनी समस्याओं के समाधान के लिए कभी किसी पर निर्भर मत करो। हाँ, तुम्हें परामर्श और मार्गदर्शन जरूर लेना चाहिए, लेकिन अगर कोई उपलब्ध न हो तो अपने ही मन की बात सुनो। निर्णय तुम्हें ही लेना होगा। पल भर रुकने के बाद उन्होंने आगे कहा, आखिरकार तुम्हारे हाथ में नेतृत्व है। मुश्किल परिस्थितियों में निर्णय लेना ही नेतृत्व है। चंद्रगुप्त का एक सवाल था, लेकिन मैं सही निर्णय कैसे लूं? गुरु की आंखों में चमक पैदा हुई, जैसे वे मुद्दे पर आ रहे थे। इसीलिए तो मैंने तुम्हें आन्वीक्षिकी की शिक्षा दी है, चिंतन की विद्या, जो तुम्हें मार्गदर्शन के साथ या मार्गदर्शन के बिना सही निर्णय लेने में मदद करेगी। इस तरह चाणक्य ने चंद्रगुप्त को चिंतन के कई तरह के मानकों की शिक्षा दी थी, ताकि परिस्थितियों के मुताबिक वे उनका इस्तेमाल कर सकें और उपलब्ध विकल्पों में से सही विकल्प का चुनाव कर सकें। चिंतन के ये मानक क्या हैं? कुछ तैयारशुदा अनुकरणीय आदर्श हैं जो पहले से रचे जा चुके हैं और सिद्ध कर दिए गए हैं, ताकि दूसरे लोग उनका अनुसरण करते रहें। इस पूरे अध्याय के दौरान हम उन कुछ विभिन्न मानकों को डोट समझने की कोशिश करेंगे जिनकी स्थापना चाणक्य ने की थी।
हम दो तरह के मानकों को लेंगे जो यह समझने में मदद करेंगे कि सुनियोजित चिंतन किस तरह किया जाता है। एक, नेतृत्व संबंधी मानक। दो, प्रशासनिक मानक। नेतृत्व संबंधी मानक में एक आदर्श नेतृत्वकर्ता की चाणक्य की कल्पना शामिल है। यह राजर्षि की एक दृष्टा राजा की कल्पना थी। प्रशासनिक मानक के अध्याय में हम चाणक्य की एक राष्ट्र के ढांचे की कल्पना को समझने की कोशिश करेंगे। यह अध्ययन करने लायक चीज है। नौकरशाही और अच्छा प्रशासन किसी भी राष्ट्र की रीढ़ होते हैं। ये प्रशासनिक मानक हमारे लिए उपलब्ध हैं, जिनको हम लागू कर सकते हैं और उनसे लाभान्वित हो सकते हैं। इसलिए चिंतन के मानकों के ये पक्ष हमारे दिमाग को खोलने वाले हैं। चिंतन के इन मानकों का अध्ययन कर लेने और उनको समझ लेने के बाद हम इसको अपने चिंतनशील मानस का हिस्सा बना सकेंगे। ये मानक उपयोगी साबित होंगे संकट की घड़ियों में भी और अच्छे समय में भी। हालांकि शुरुआत में चिंतन के इन मानकों को समझने में हमें कुछ वक्त लग सकता है, लेकिन जैसे ही वे हमारे मानस का हिस्सा बन जाते हैं, वे आसानी के साथ हमारी पहुंच में आ जाते हैं। ये अपने स्कूलों में वर्णमाला और पहाड़ा सीखने जैसी चीज है। वर्णमाला और पहाड़ा सोचने के मानक हैं। ये वे अवधारणाएं हैं जिनको हमें बार बार दोहराकर सिखाया जाता है, लेकिन जैसे ही वे हमारे दिमाग का हिस्सा बन जाते हैं, हम उनको याद कर सकते हैं और कहीं भी कभी भी उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। जब हमें कोई पुस्तक पढ़नी होगी तो वर्णमाला हमारी सहायता के लिए हाजिर हो जाएगी। जब कोई हिसाब लगाना होगा तो पहाड़ा हमारी मदद करेगा। एक बारगी जैसे ही हम चिंतन के मानकों को समझ लेते हैं और विकसित कर लेते हैं तो हमें यही फायदे होते हैं। एक, नेतृत्व संबंधी प्रतिरूप। राजर्षि चाणक्य का आदर्श नेता। चाणक्य ने एक आदर्श राजा का मानक विकसित किया था। आदर्श नेतृत्वकर्ता की इस अवधारणा को राजर्षि की संज्ञा दी गई है। राजर्षि दो शब्दों से मिलकर बना है, राजा और ऋषि। चाणक्य के लिए आदर्श शासक वह था जो राजर्षि हो। इस तरह राजा एक आध्यात्मिक चिंतक होता है। उसके विचार गहरे और प्रबुद्ध होते हैं। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में एक अध्याय, प्रथम अधिकरण, 7वां अध्याय है जो राजर्षि का और उन गुणों का विस्तार से वर्णन करता है जिनको राजर्षि बनने के लिए विकसित करना जरूरी होता है। कोई राजर्षि कैसे बनता है? चिंतन का यह नेतृत्व संबंधी मानक चाणक्य द्वारा इस सूत्र में दर्शाया गया है। इन काम आदि 6 शत्रुओं का परित्याग कर इंद्रियों पर नियंत्रण करे, वृद्ध विद्वानों के संसर्ग से बुद्धि को विकसित करे, गुप्तचरों के माध्यम से अपने और पराये राष्ट्रों की व्यवस्था पर निगाह रखे, उद्यमशीलता के द्वारा योग और क्षेम का संपादन करे, अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए अपने अपने विशेष धर्मों में प्रजा का नियंत्रण करे, विद्याओं ज्ञान के विविध क्षेत्रों के माध्यम से निर्देश लेकर अनुशासन हासिल करे, भौतिक उपलब्धियों के साथ संबंध बनाकर लोकप्रिय बना रहे और वैसा व्यवहार करे जो कि लाभदायक हो। 1 जुलाई 2001। हम इन लक्षणों पर विस्तृत दृष्टि डालते हैं। 6 शत्रुओं का परित्याग कर। शत्रु राज्य के बाहर भी होते हैं और राज्य के भीतर भी। आंतरिक शत्रु बाहरी शत्रुओं से ज्यादा खतरनाक होते हैं, और अगर कोई व्यक्ति आंतरिक शत्रुओं को काबू में कर सकता है तो बाहरी शत्रुओं को नियंत्रित करना आसान होना चाहिए। तो ये आंतरिक शत्रु कौन हैं? चाणक्य के अनुसार ऐसे नकारात्मक गुण होते हैं जो हमारे भीतर मौजूद होते हैं। अगर हम इनसे छुटकारा पा लेते हैं तो हमें बाहरी तौर पर कोई भी पराजित नहीं कर सकता। हमारे बुनियादी शत्रु 6 हैं: काम, क्रोध, लोभ, मान, मद, आतुरता। किसी भी चीज का अतिभोग काम है, अपना आपा खो देना क्रोध है, जरूरत से ज्यादा की इच्छा करना लोभ है, अतिस्वामित्व रखना मान है, स्वयं की बहुत ज्यादा महत्व देना मद है, असंयमपूर्ण आचरण आतुरता है। इन बुराइयों को दूर करना नेतृत्व की खूबियों को विकसित करने का मानसिक मानक है। अपने भीतर के इन निंदनीय लक्षणों के प्रति सावधान रहें। अपने भीतर मौजूद नेतृत्वकर्ता को जागृत करने के लिए धीमे धीमे संकल्पपूर्वक सावधान रहते हुए इन बुराइयों को उखाड़ फेंकें।
चिंता इंद्रियों पर नियंत्रण रखकर हमारी ज्ञानेंद्रियों के 5 विषय हैं श्रव्य, स्पर्श, वैश्य, स्वाय और गंध। हम अपनी इन 5 इंद्रियों कान, त्वचा, दृष्टि, जीभ और नाक का इस्तेमाल करते हुए बाहरी जगत को समझते हैं। इन 5 इंद्रिय अंगों को नियंत्रित करते हुए हम अपने भीतर अवांछित बीजों के प्रवेश को रोकते हैं। उदाहरण के लिए जीभ को नियंत्रित कर हम अस्वास्थ्यकर भोजन खाने से बच सकते हैं और अपनी तंदुरुस्ती को बनाए रख सकते हैं। अगर हम मोबाइल फोन और गैजेट का बेजा इस्तेमाल करने से बचेंगे तो हम सहज ही गैजेट की लत से स्वयं को बचा सकेंगे। वृद्ध विद्वानों के संसर्ग से बुद्धि को विकसित कर चाणक्य बुद्धि के विकास के लिए एक सूत्र पेश करते हैं। वृद्धों का संसर्ग। वृद्ध का मतलब केवल वह व्यक्ति नहीं है जिसकी उम्र में वृद्धि हो चुकी है, बल्कि ऐसा व्यक्ति भी जिसके अनुभव और ज्ञान में भी वृद्धि हो चुकी है, ज्ञानवृद्ध। इस तरह एक नेतृत्वकर्ता अगर ज्ञानवृद्धों के सत्संग में रहता है तो वह एक बेहतर नेतृत्वकर्ता बनता है। हम पाते हैं कि भारत के इतिहास में राजा के आसपास ज्ञानी लोग मौजूद होते थे। दूसरे लोगों के ज्ञान और प्रज्ञा का इस्तेमाल कर व्यक्ति स्वतः ही अपनी बुद्धि का विकास और परिष्कार कर सकता है। इसलिए बुद्धिमान होने का एक तरीका ऐसे लोगों का सत्संग करना है जो हमसे ज्यादा बुद्धिमान हैं। गुप्तचरों के माध्यम से निगाह रखकर गुप्तचर सूचना देते हैं। सूचना चाणक्य के मुताबिक सफलता की कुंजी है। नेतृत्वकर्ता का काम है कि वह जो भी सूचना एकत्र की जाती है उसको इस्तेमाल के योग्य बनाए, सही नतीजे पर पहुंचे और सही निर्णय ले। चिंतन की यह रूपरेखा और मानक उसके कारगर बनने में मददगार है। इसलिए चाणक्य हमें गुप्तचरों के तंत्र के माध्यम से चौकस और सूचना संपन्न बने रहने की सलाह देते हैं। चाणक्य द्वारा तैयार किया गया गुप्तचर और खुफिया तंत्र आज भी दुनिया में श्रेष्ठ माना जाता है। उद्यमशीलता के द्वारा योग और क्षेम का संपादन। नेतृत्वकर्ता का प्राथमिक कर्तव्य अपने समाज की सुरक्षा और समृद्धि को सुनिश्चित करना है, लेकिन कोई व्यक्ति इसे किस तरह हासिल करता है? चाणक्य के मुताबिक उद्यमशीलता के माध्यम से। राज्य में जिस किसी भी गतिविधि को अंजाम दिया जाए उसे उद्यमशील होना चाहिए। उत्साह किसी भी गतिविधि की कामयाबी की कुंजी है। उत्साह अत्यंत संक्रामक भी होता है। अगर लोगों को स्फूर्तिदायक वातावरण मिलता है तो वे उत्साहित हो उठते हैं। इसलिए नेतृत्वकर्ता द्वारा जो भी गतिविधियां आरंभ की जाएं, उनको ऊर्जा, दृढ़ता और आवेग से परिपूर्ण होना चाहिए। इस तरह ऊर्जा के उच्च स्तर के साथ काम करते हुए लोगों के संरक्षण और सुरक्षा को हासिल किया जाता है। प्रजा द्वारा विशेष धर्मों के पालन पर निगरानी रखकर अब नेतृत्व पर चिंतन का एक अत्यंत दिलचस्प पक्ष सामने आता है। नेतृत्वकर्ता को सुनिश्चित करना चाहिए कि दूसरे लोग अपने कर्तव्यों का ठीक से पालन करें। कर्तव्य धर्म भी होते हैं और विशेष कर्तव्य स्वधर्म भी होते हैं। कुछ सामान्य कर्तव्य होते हैं जिनका पालन सभी को करना होता है। अपने कार्यस्थल पर सही समय पर पहुंचना, अपने काम का ठीक से निष्पादन करना, अपने काम के प्रति ईमानदार होना आदि। लेकिन लोगों को अपने विशेष और महत्वपूर्ण कर्तव्यों को नहीं भूलना चाहिए, जैसे कि घर पर बच्चों और बूढ़ों की देखभाल की जिम्मेदारी। एक नेतृत्वकर्ता के रूप में राजा को समाज को संगठित बनाए रखने के लिए यह सुनिश्चित करना होता है कि प्रजाजन इन विशेष कर्तव्यों का पालन करें। भारत में अपने अभिभावकों या परिवार के बुजुर्गों का ध्यान रखना हर परिवार का अनिवार्य कर्तव्य है। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो यह कानूनी तौर दंडनीय अपराध है। अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए चाणक्य यहाँ नेतृत्वकर्ताओं को चेतावनी देते हैं। एक नेतृत्वकर्ता दूसरों को अपने कर्तव्य पालन करने का आदेश दे सकता है, लेकिन स्वयं उसके कर्तव्य का क्या होगा? नेतृत्वकर्ता को अपने कर्तव्यों से नहीं बचना चाहिए। एक सफल नेतृत्व की दिशा में यह पहला कदम है। उसे अपनी कथनी को करनी में ढालना जरूरी, उदाहरण पेश करके नेतृत्व को दर्शाना जरूरी है। उसके लिए एक अनुकरणीय आदर्श बनना जरूरी है। दूसरे क्या करें यह बताने का सबसे अच्छा ढंग है स्वयं करके दिखाना। एक नेतृत्वकर्ता के चिंतन में यह बात शामिल होनी चाहिए कि अगर मैं अपना काम ठीक से करता हूँ
तो मैं खुद ब खुद दूसरों से यह कहने की ताकत हासिल कर लूंगा कि वे अपने कर्तव्यों का ठीक से पालन करें। विद्याओं में प्रशिक्षण प्राप्त कर अनुशासन हासिल करके नेतृत्वकर्ता को आत्मानुशासित व्यक्ति होना चाहिए। आत्मानुशासन सफलता की ओर ले जाता है और व्यक्ति यह आत्मानुशासन कैसे हासिल कर सकता है? यह करने का एक तरीका विशेषज्ञों के निर्देशों का अनुसरण करना है। उदाहरण के लिए, अगर आप तंदुरुस्त और स्वस्थ बने रहना चाहते हैं तो आप प्रशिक्षक के तौर पर किसी स्वास्थ्यकर्मी को रख सकते हैं। योग प्रशिक्षक और आहार विशेषज्ञ आपको एक अनुकरणीय दिनचर्या बता सकता है। उनके निर्देशों का आत्मानुशासित ढंग से अनुसरण करते हुए अच्छी तंदुरुस्ती हासिल कर सकते हैं। नेतृत्वकर्ताओं से विभिन्न अनुशासनों में प्रशिक्षण हासिल करने की अपेक्षा की जाती है। जब हम विभिन्न अनुशासनों का ज्ञान हासिल कर लेते हैं तो हमारे सामने कई संभावनाएं खुल जाती हैं। यह सफलता की एक और कुंजी है। भौतिक उपलब्धियों के साथ संबंध बनाते हुए प्रजा का प्रिय बनकर नेतृत्वकर्ता को आर्थिक समृद्धि को सुनिश्चित करना जरूरी है। जो कोई भौतिक समृद्धि की दिशा में काम करती है वह खुद ब खुद लोकप्रिय बन जाती है। इसलिए चाणक्य परामर्श देते हैं कि लोकप्रियता हासिल करने का सही तरीका विकास और समृद्धि को सुनिश्चित करना है। इसलिए नेतृत्वकर्ता को उस तरह की योजनाओं से संबंध बनाना चाहिए जो हर किसी की समृद्धि का कारण बनती हों। उद्यमी लोग संपत्ति खड़ी करते हैं, रोजगार के अवसर तैयार करते हैं और इस तरह लोगों को सुखी बनाते हैं। इस तरह के सकारात्मक वातावरण का निर्माण कर नेतृत्वकर्ता खुद ब खुद लोकप्रियता हासिल कर लेते हैं। प्रजा के हित के अनुरूप आचरण कर व्यक्ति को हर समय उचित आचरण करना चाहिए। एक नेतृत्वकर्ता किसी संगठन का, उस संस्था या देश का मुखड़ा होता है जिसका वह प्रतिनिधित्व करता है। अगर कोई नेतृत्वकर्ता उचित आचरण नहीं करती तो वह सिर्फ अपनी छवि को ही प्रभावित नहीं करती बल्कि उस पूरे निकाय की छवि को भी प्रभावित करती है जिसका वह प्रतिनिधित्व करती है। इसलिए नेतृत्व कर्मियों को अपने आचरण के प्रति पूरी तरह से सजग रहना चाहिए, दूसरों के सामने भी और अकेले में भी। जैसी कि लोकप्रिय कहावत है, किसी व्यक्ति के चरित्र की परख इस बात से तो होती ही है कि वह दूसरों के सामने किस तरह का आचरण करता है, बल्कि इस बात से भी होती है कि जब वह सर्वथा अकेला होता है तब यह किस तरह का आचरण करता है। 2. प्रशासनिक प्रतिरूप एक नया विषय है जिसे डिजाइन थिंकिंग के नाम से जाना जाता है, जिसके तहत हमें उन प्रतिरूपों या आदर्शों का मानसिक तौर पर आकलन करना होता है जिनको हम रचना चाहते हैं। जब यह मानसिक डिजाइन तैयार हो जाती है तो उसको अमल में लाना आसान हो जाता है। हम में से बहुत से लोग ऐसे आदर्शों को अमल में लाते हैं जिनका हमने मानसिक स्तर पर आकलन नहीं किया होता है, लेकिन किसी भी काम को शुरू करने के पहले उसकी एक रूपरेखा जरूरी होती है। चाणक्य के अनुसार इन मानसिक रूपरेखाओं, जिनको यहाँ चिंतन के प्रतिरूपों की संज्ञा दी गई है, का हमारे दिमाग में सुनियोजित ढंग से तैयार होना जरूरी है। तब आप इन टुकड़ों को एकत्र कर किसी जिगसॉ पजल की भांति वह तस्वीर खड़ी करते हैं जो आप बनाना चाहते हैं। कुछ इसी तरह की बात प्रशासन पर भी लागू होती है। जब चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य जैसे नेतृत्वकर्ता को तैयार किया था तो उन्होंने इस बात को भी समझा था कि राजा चंद्रगुप्त के लिए एक प्रभावशाली प्रशासनिक व्यवस्था जरूरी है। एक मजबूत तथा दक्ष प्रशासन और सचिवों के सहयोग के बिना कोई भी नेतृत्वकर्ता प्रभावशाली नहीं हो सकता। दक्ष नेतृत्व में एक दक्ष प्रशासन शामिल होता है। प्रभावशाली ढंग से प्रशासन चलाना अच्छे नेतृत्व का मर्म है। अर्थशास्त्र में कई प्रशासनिक प्रतिरूप हैं। इस अध्याय में हम उन 3 सिद्धांतों पर नजर डालेंगे जो अच्छे प्रशासक तैयार करते हैं। प्रशासकों का चयन, प्रशासकों की ईमानदारी का परीक्षण। निरीक्षण प्रशासनिक सफलता की कुंजी। हम उन परामर्शों का परीक्षण भी करेंगे जो इन 3 पहलुओं पर ध्यान केंद्रित करने के सिलसिले में चाणक्य ने प्रस्तुत किए हैं। ध्यान दें, अच्छा प्रशासन अच्छे शासन का सबब है, लोगों को सुखी बनाने की कुंजी। प्रशासकों का चयन।
कहा गया है कि अपने जीवन साथी का चुनाव आपकी जिंदगी का सबसे महत्वपूर्ण निर्णय होता है और आपके जीवन का सुख या दुख पूरी तरह से इस एक फैसले पर निर्भर करता है। यह धारणा महज वैवाहिक जीवन के संदर्भ में ही प्रासंगिक नहीं है, बल्कि एक नेतृत्वकर्ता के रूप में आपकी भूमिका के संदर्भ में भी उतनी ही प्रासंगिक है। इस फैसले के बारे में गंभीरतापूर्वक विचार करना जरूरी होता है कि आपका जीवन साथी कौन बनने जा रहा है। इसी तरह इस पर भी सावधानी पूर्वक विचार किया जाना चाहिए कि आपका प्रशासक कौन होने वाला है। अर्थशास्त्र में कई अध्याय हैं जो सरकार के विभिन्न विभागों के मंत्रियों और प्रबंधकों पर केंद्रित हैं। अपने ज़माने में चाणक्य ने 18 विभाग तैयार किए थे जो चंद्रगुप्त के शासन के दौरान कारगर ढंग से काम करते थे। ये नमूने सरकार, नौकरशाही, निजी कंपनियों और सैन्य बलों तक के प्रशासकों के लिए अध्ययन करने के लायक हैं। चाणक्य द्वारा तैयार की गई प्रशासनिक प्रक्रिया समय के बीतने के साथ पुरानी पड़ गई हो सकती है, लेकिन प्रशासन के सिद्धांत अपरिवर्तनीय हैं। जो सिद्धांत 2400 साल पहले प्रासंगिक थे वे आज भी प्रासंगिक हैं। प्रशासन में टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल के साथ हम और भी दक्ष व्यवस्था कायम कर सकते हैं, लेकिन हम अच्छे प्रशासक का चुनाव कैसे करें? चाणक्य कहते हैं, कार्य करने की सामर्थ्य के आधार पर ही किसी व्यक्ति की योग्यता जांची जाती है और अमात्यों की योग्यता के अनुसार उसे उनको पद प्रदान करना चाहिए और देश, काल तथा कार्य का अच्छी तरह विवेचन करके उसे इन अमात्यों को नियुक्त करना चाहिए। 1.8.28-29 राजा अपने उस सरकारी तंत्र पर निर्भर करता है जो राज्य का रोजमर्रा काम संभालता है। देश के दैनंदिन कामकाज प्रशासन के हाथ में होते हैं। इन प्रशासकों, अमात्यों, मंत्रियों का चुनाव सावधानी पूर्वक किया जाना चाहिए। तो इस चयन का मापदंड क्या हो? चाणक्य के अनुसार प्रशासक की योग्यता उसकी कार्यक्षमता के आधार पर जांची जाती है। ऐसे भी प्रशासक होते हैं जो आलसी होते हैं और सिर्फ कागजी कामों पर ध्यान देते हैं। जब उनके पास कोई नया काम आता है तो वे उसको हाथ में लेना पसंद नहीं करते। वे नई योजनाओं को एक अवसर की तरह नहीं देखते। ये प्रशासक लालफीताशाही से ग्रस्त होते हैं। नए विचार या योजना के प्रति उत्साह रखने वाला कोई भी व्यक्ति इस तरह के लोगों के साथ काम करते हुए हतोत्साहित महसूस करता है। अब परिदृश्य को उलट दें। जब कोई व्यक्ति कोई नई योजना लेकर आता है और अगर प्रशासक कहता है, बहुत अच्छा ख्याल है, मैं समझता हूँ हमें इसको आजमाना चाहिए, मैं तुम्हें पूरा सहयोग दूंगा। अगर कोई सख्त नियम इस योजना के आड़े आएंगे तो मैं तुमको उनसे बाहर निकलने का रास्ता सुझाऊंगा। अगर कागजी कार्रवाई के मामले में तुम्हें किसी मदद की जरूरत पड़ी तो मैं मदद के लिए मौजूद हूँ। मुझे लगता है कि यह योजना समाज के लिए मददगार होगी, हमें मिलजुल कर इसे पूरा करना चाहिए। तो वह व्यक्ति अपनी श्रेष्ठतम कोशिश करने के लिए प्रेरित होगा। जो व्यक्ति अपने काम को ठीक से करता होगा उसे ज्यादा काम करने को दिया जाएगा। ये कुदरत का नियम है। इस तरह के लोग नया काम भी पैदा करते हैं। वे उत्साही होते हैं और इसलिए अपने आसपास के लोगों को ऊर्जा प्रदान करते हैं। इस तरह के प्रशासक अपने में नेतृत्वकर्ता होते हैं। चाणक्य सलाह देते हैं कि अगर ऐसे लोग हों जो कई सारी योजनाओं को संभाल सकते हों तो उनको प्रशासक के रूप में चुनें। उनको उनकी योग्यता के मुताबिक वांछित हैसियत और पद दिए जाने चाहिए। कुछ लोग एक समय में एक ही योजना पर काम कर पाते हैं। कुछ होते हैं जो एक ही समय में लगभग 10 योजनाओं पर काम कर सकते हैं। ऐसे भी दुर्लभ किस्म के प्रशासक होते हैं, दुर्लभ रत्नों की तरह, जो एक ही समय में एक साथ सी योजनाओं पर काम कर सकते हैं। एक अच्छा नेतृत्वकर्ता अपनी मंडली के हर सदस्य की क्षमताओं से वाकिफ होगा और उनको उनकी इन क्षमताओं के अनुसार काम सौंपेगा। एक वक्त में एक ही काम कर पाने की क्षमता रखने वाले व्यक्ति को अगर 100 काम सौंप दिए जाएंगे तो वह प्रशासक बुरी तरह थक जाएगा। अत्यंत थका हुआ होने की वजह से वह एक काम भी ठीक से नहीं कर पाएगा। लेकिन उस सूरत में क्या होगा अगर 100 कामों को एक साथ संभालने की क्षमता रखने वाले व्यक्ति को मात्र एक काम सौंप दिया जाए? वह भी अलग ढंग से कुंठित हो जाएगा।
ऐसा व्यक्ति सोचता है, मैं अपना वक्त बर्बाद कर रहा हूँ, मुझे जो काम सौंपा गया है वह मिनटों में पूरा हो सकता है, इसमें तो मुझे दिमाग लगाने की ही जरूरत नहीं है, बचे हुए समय में मैं फालतू बैठा रहूंगा, मुझे और काम दो। इसलिए उपयुक्त व्यक्ति को उपयुक्त मात्रा में काम दिया जाना चाहिए। नेतृत्वकर्ता को यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि ऐसे लोगों को उनके योग्य पद प्रदान किए जाएं। अगर कोई व्यक्ति समूचे संगठन को चलाने में सक्षम है तो उसको उपाध्यक्ष मत बनाइए, ऐसे व्यक्ति को सीईओ या कारोबार की एक इकाई का मुखिया बनाइए। वे स्वयं को सशक्त महसूस करेंगे और उत्साहपूर्वक काम करेंगे। उनकी पदस्थापना का स्थल भी उतना ही महत्व रखता है। उच्च स्तर पर कार्य निष्पादित करने वाले सरकारी अधिकारियों की पदस्थापना अगर किसी सुदूर पिछड़े इलाके में कर दी जाती है तो उनका अपेक्षा के अनुसार उपयोग नहीं हो पाता। ये उनके लिए लगभग एक सजा देने जैसी बात हो जाती है। जब इस तरह के उच्च स्तर पर कार्य निष्पादित करने वाले अधिकारियों की पदस्थापना किन्हीं राज्यों या देश की राजधानियों में की जाती है, जहां वे सीधे किसी मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री के प्रति उत्तरदायी होते हैं, तो वे अद्भुत नतीजे सामने ला सकते हैं। वे जबरदस्त रफ्तार से फाइलें निपटाते हैं, त्वरित कार्रवाई के लिए तैयार हो जाते हैं और लगातार काम संपादित करते जाते हैं। इन प्रशासकों को योजनाओं को निपटाने के लिए समय सीमा भी दी जानी चाहिए। लक्ष्य निर्धारण मददगार होता है। जब नेतृत्वकर्ता और प्रशासक अभियान के ढंग से काम करते हैं तो वे ऐसी विस्मयकारी संभावनाएं पैदा करते हैं जिनको पूरा किया जा सकता है। जैसा कि महान योग ऋषि पतंजलि का कहना था, जब आप किसी महान उद्देश्य से, किसी असाधारण योजना से प्रेरित होते हैं तो आपके सारे विचार बंधन मुक्त हो जाते हैं। आपका मस्तिष्क सीमाओं को पार कर जाता है, आपकी चेतना हर दिशा में विस्तार पाने लगती है और आप स्वयं को एक नई, महान और विस्मयकारी दुनिया में पाते हैं। सुषुप्त शक्तियां, योग्यताएं और प्रतिभाएं जीवंत हो उठती हैं और आप स्वयं को एक ऐसे महान व्यक्ति के रूप में पाते हैं जैसी महानता की कल्पना आपने स्वयं भी कभी नहीं की थी। जब हम निर्धारित समयावधि के अंदर काम करते हैं तो हर चीज अपनी सही जगह पर आ जाती है। विलंब समय की बर्बादी लगने लगता है। नेतृत्वकर्ता इसीलिए टाइमलाइन के मुताबिक काम करते हैं। समय प्रशासन में महत्वपूर्ण होता है। सही समय का चुनाव भी उतना ही महत्व रखता है। समय के मूल्य को समझने वाले प्रशासक कभी एक क्षण भी बर्बाद नहीं करते। वे समय के पाबंद होते हैं। वे मामलों को लटकाते नहीं हैं। वे तत्परता के साथ निर्णय लेते हैं। इस दुनिया में हमारा समय सीमित है। हम सबको अपनी जिंदगी का एक ध्येय पाना जरूरी है। जब वह ध्येय हमारी प्राथमिकता बन जाता है तो हम विरासत गढ़ने वाले बन जाते हैं। ऐसे असाधारण मनुष्य जिनको महान आदर्श हासिल करना होते हैं और जो ऐसी संस्थाएं रचते हैं जो लंबे समय तक टिकती हैं। जैसा कि स्वामी चिन्मयानंद ने कहा था, एक अकेला आदर्श एक उत्साहहीन व्यक्ति को मनुष्यों के बीच एक महानतम नेतृत्वकर्ता में बदल दे सकता है। इसलिए जब आपको किसी आदर्श प्रशासक की तलाश हो तो ऐसे व्यक्ति को खोजिए जिसके पास कोई ध्येय हो। इन तमाम उपर्युक्त गुणों को ध्यान में रखते हुए प्रशासक को सही समय और सही स्थान पर उचित काम के लिए या उचित पद पर नियुक्त किया जाना चाहिए। यह चीज नेतृत्वकर्ता के लिए और साथ ही उसके प्रशासकों के लिए भी सुखद होगी। प्रशासकों की ईमानदारी का परीक्षण भ्रष्टाचार नेतृत्व और प्रशासन से सीधे जुड़ा हुआ है। अगर प्रशासन भ्रष्ट है तो व्यवस्था में रिसाव सुनिश्चित है, वित्तीय समस्याएं पैदा होंगी और पूरे समाज को इस नाकामयाबी का खामियाजा भुगतना पड़ेगा। वित्तीय भ्रष्टाचार भ्रष्टाचार के बहुत से रूपों में से एक है। एक भ्रष्टाचार नैतिक स्तर का होता है। एक भ्रष्टाचार गलत व्यक्ति को मदद पहुंचाने के रूप में होता है और एक सबसे खतरनाक भ्रष्टाचार का रूप है एक अच्छे व्यक्ति की ख्याति पाने का। इसलिए प्रशासन में ईमानदारी के उच्चतम स्तर का होना जरूरी है। आप किसी प्रशासक को काम करने की उसकी योग्यता के आधार पर नियुक्त कर सकते हैं। यह एक अच्छी शुरुआत है,
लेकिन कार्यक्षमता के अच्छे प्रदर्शन मात्र से खुश न हो। इसी बिंदु पर चाणक्य की चेतावनी सामने आती है, सबसे सक्षम प्रशासक भी देश के लिए सबसे बड़ा खतरा हो सकता है। कोई प्रशासक एक प्रभावशाली प्रदर्शन का परिचय दे सकता है, लेकिन बाद में जैसे ही वह व्यवस्था के भीतर स्वीकृति पा लेता है, वैसे ही वह अतिरिक्त आत्मविश्वासी हो जा सकता है और यह मानना शुरू कर दे सकता है कि वह किसी भी तरह की बदनामी से ऊपर उठ चुका है और अब वह जो जी में आए सो कर सकता है। एक जानी मानी परामर्शदात्री फर्म की रिपोर्ट बताती है कि किसी भी कंपनी की 86% आंतरिक धोखाधड़ियां उन लोगों द्वारा की जाती हैं जो प्रबंधन के ऊंचे पदों पर होते हैं। ये एक ऐसी चीज है जिसके प्रति चौकन्ना होना जरूरी है। इसलिए चाणक्य चेतावनी देते हैं, राजा मंत्रियों और पुरोहितों के परामर्श से साधारण अधिकार पदों पर अमात्यों और प्रशासकों को नियुक्त करके गुप्त रीतियों से उनके मन की पवित्रता का परीक्षण करे। 1 अक्टूबर 2001। किसी प्रशासक या मंत्री को पहले साधारण पद पर नियुक्त किया जाता है, यानी उसको छोटे मोटे काम सौंपे जाते हैं। ऐसा इस बात को परखने के लिए किया जाता है कि वह व्यक्ति उस काम के लिए उपयुक्त है या नहीं। किसी नेतृत्वकर्ता को अपनी तरंग या सनक में आकर किसी प्रशासक को नियुक्त नहीं करना चाहिए। ये भर्ती की वैज्ञानिक प्रक्रिया है, जैसा कि ज्यादातर कंपनियों में मानव संसाधन विभाग करते हैं। नियुक्ति मंत्रियों और पुरोहितों के परामर्श से की जाती है। एक नेतृत्वकर्ता को निर्णय लेने के हर मुकाम पर परामर्श और परामर्शदाताओं की जरूरत होती है। राजपुरोहित नियुक्त किए जा रहे व्यक्ति की जन्म कुंडली की जांच भी करेगा, ताकि वह उस व्यक्ति की खूबियों का और इस बात का पता लगा सके कि वह व्यक्ति राजा और उसके राज्य की विचारधारा से मेल खाता है या नहीं। प्रशासक के नियुक्त हो जाने के बाद उस व्यक्ति की ईमानदारी की पुष्टि के लिए कुछ गुप्त परीक्षण जरूरी होते हैं। ज्यादातर संस्थाओं में नए कर्मचारियों के लिए परिवीक्षा अवधि प्रोबेशनरी पीरियड का प्रावधान होता है। ये प्रयोग की अवधि होती है। नया व्यक्ति संस्था का हिस्सा तो होता है, लेकिन पूरी तरह से नहीं। कुछ कंपनियां इस तरह के नवनियुक्तों को प्रशिक्षुओं, प्रबंधन प्रशिक्षार्थियों या अस्थायी कर्मचारियों की संज्ञा भी देती हैं। इस अवधि के दौरान बॉस या संस्था का मुखिया नए कर्मचारी पर करीबी निगाह रखता है। पर्यवेक्षण की यह अवधि 3 महीनों से लेकर कुछ वर्षों तक की हो सकती है। इसके बाद जब कोई व्यक्ति संस्था के लिए उपयुक्त पा लिया जाता है तो उसको स्थायी पद दे दिया जाता है। ऐसे अस्थायी प्रशासकों के किस तरह के परीक्षण किए जाते हैं? ईमानदारी के 4 परीक्षण होते हैं: वफादारी की परीक्षा, भौतिक लाभ की परीक्षा, वासना की परीक्षा और भय की परीक्षा। ये परीक्षण उस व्यक्ति की जानकारी में लाए बिना किए जाते हैं जिसकी परीक्षा ली जा रही होती है। अर्थशास्त्र के प्रथम अधिकरण के 10वें अध्याय का 6वां प्रकरण गुप्त रीतियों से अमात्यों की ईमानदारी का परीक्षण इसी विषय पर केंद्रित है। अर्थशास्त्र का यह अंश उन लोगों के लिए विस्तार से पढ़ने लायक है जिनके जिम्मे किसी संस्था में कर्मचारियों को विशेष रूप से प्रबंधन के उच्च पदों पर भर्ती करने की जिम्मेदारी है। हम इन 4 परीक्षणों पर गौर करते हैं। 1. वफादारी की परीक्षा। परिवीक्षा अवधि के दौरान व्यक्ति की वफादारी की परीक्षा ली जाती है। उसका कोई सहकर्मी जिसको व्यवस्था द्वारा भेजा गया होता है उससे कुछ इस तरह की बात कहता है कि राजा बुरा है और अगर हम उसको खत्म कर दें तो हम दोनों तुरंत सत्ता में आ जाएंगे। अगर वह व्यक्ति इस सलाह पर राजी हो जाता है तो इसका मतलब है कि वह वफादार नहीं है, लेकिन अगर वह इस तरह की पेशकश को ठुकरा देता है तो वह वफादारी की परीक्षा में सफल होता है। 2. भौतिक लाभ की परीक्षा। अगले चरण में एक और व्यक्ति को गुप्तचर के रूप में भेजा जाता है। वह उस व्यक्ति को रिश्वत देने की कोशिश करेगा। तुम इतनी बड़ी संस्था में इतने ऊंचे पद पर हो, तुम मेहरबानी करके मेरे लिए यह काम कर दो तो बदले में तुम्हें लाभान्वित किया जाएगा। अगर वह व्यक्ति यह रिश्वत स्वीकार कर लेता है तो मान लिया जाएगा कि वह व्यक्ति संस्था के लिए एक संभावित खतरा है। अगर वह तुरंत इनकार कर देता है तो उस पर भरोसा करते हुए उसको वित्तीय लेने देने के मामले सौंप दिए जाएंगे। 3. वासना की परीक्षा।
कामकाज के स्थलों पर यौन उत्पीड़न नेतृत्वकर्ताओं के लिए एक गंभीर चिंता का विषय होता है और प्रशासक एक ऐसा शक्तिशाली व्यक्ति होता है जो यौनपरक अनुग्रह हासिल करने के लिए बदले में अपनी शक्तियों का दुरुपयोग कर सकता है। चाणक्य इस तरह के अनुग्रह की पेशकश के साथ किसी व्यक्ति को प्रशासक के पास भेजेंगे। अगर प्रशासक राजी हो जाता है तो वह वासना की परीक्षा में विफल माना जाएगा, अगर नहीं तो इस मामले में वह भरोसे के काबिल माना जाएगा। 4. भय की परीक्षा। यह सबसे दिलचस्प परीक्षा है, इस बात की परीक्षा कि व्यक्ति मौत से डरता है या नहीं। जब मौत उसके करीब आएगी तो वह किस तरह का व्यवहार करेगा। व्यक्ति की सच्ची ईमानदारी की परीक्षा यही होती है। एक ऐसी स्थिति रची जाती है जिसमें नवनियुक्त प्रशासक फंस जाता है और उसको मौत की धमकी दी जाती है। फिर उससे कहा जाता है कि मौत से बचने का उसके पास एकमात्र उपाय यह है कि राजा की हत्या कर दी जाए। इसके लिए हमारी एक योजना है, उसमें शामिल हो जाओ। अगर वह राजी हो जाता है तो वह विश्वासघाती है, अगर वह राजी नहीं होता तो यह इस बात की गारंटी होगी कि बदतर परिस्थिति में भी वह व्यक्ति राजा या राज्य के खिलाफ नहीं जाएगा। इन परीक्षाओं को उत्तीर्ण कर लेने के बाद नियुक्त किया गया प्रशासक अस्थायी पद से स्थायी पद पर आ जाता है। वह व्यक्ति राजा की खास मंडली का हिस्सा बन जाता है। चूंकि अब उसकी वफादारी साबित हो चुकी होती है, उसके लिए बड़ी जिम्मेदारियां सौंपी जा सकती हैं। वह मरते दम तक वफादार बना रहेगा। लेकिन रुकिए, चाणक्य सोचना जारी रखेंगे। वे किसी भी व्यक्ति या परिस्थिति पर किसी भी मुकाम पर कभी सहज ही विश्वास नहीं करेंगे। इसलिए यहाँ चिंतन का एक और मानक सामने आता है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि अच्छे प्रशासक ठीक से प्रशासन चलाएंगे। निरीक्षण प्रशासनिक सफलता की कुंजी। स्वामी चिन्मयानंद ने कहा था, हमारा मानस विचारों का प्रवाह है। स्थिर तो कुछ भी नहीं है, लेकिन मन जितना अस्थिर होता है उससे ज्यादा अस्थिरता की कल्पना भी नहीं की जा सकती। व्यक्ति अपने विचारों का ही रूप होता है। विचार निरंतर बदलते रहते हैं, इसलिए हमारा मानस भी निरंतर परिवर्तनशील है। चाणक्य एक पहुंचे हुए मनोवैज्ञानिक थे। वे मानव मस्तिष्क को समझते थे। व्यक्तियों की मानसिक क्षमताओं के आधार पर ही वे उनको विभिन्न काम सौंपते हैं। हम लोगों के साथ काम नहीं करते, हम लोगों के दिमाग के साथ काम करते हैं। एक बार इस सूत्र को समझ लें तो हमसे कुछ भी छिपा नहीं रह जाता। दिमाग आपको फंसा ले सकता है, लेकिन वह आपको मुक्त भी कर सकता है। भगवद गीता में कृष्ण भी इस ओर संकेत करते हैं, मन तुम्हारा मित्र और शत्रु दोनों है। अगर हमें अपने दिमाग को इस्तेमाल करने का ढंग आता है तो हम अपने हर काम में सफल हो सकते हैं। जीवन एक मानसिक खेल के सिवा और कुछ भी नहीं है। मस्तिष्क को समझिए और खेल का आनंद लीजिए। बहुत से लोगों का ऐसा विश्वास है कि चाणक्य यह एक ऐसे व्यक्ति द्वारा दिया गया गंभीर परामर्श है जो एक साथ एक मनोवैज्ञानिक, लोगों के दिमाग को पढ़ने वाला और कसकर काम लेने वाला था। हम इस परामर्श के विभिन्न अंशों को विस्तार से समझने की कोशिश करते हैं। उनके काम का निरंतर निरीक्षण करें। निरंतर शब्द यहाँ बहुत महत्वपूर्ण है। अगर नियमित निरीक्षण और समीक्षा नहीं की गई तो आपके अधीन काम कर रहे लोग आपको निराश कर सकते हैं। निरीक्षण अच्छे प्रशासन का एक महत्वपूर्ण पक्ष है। निरीक्षण का एक रूप है नियमित मानक निरीक्षण। ये निरीक्षण मानक परिचालन प्रक्रियाओं के माध्यम से किए जाते हैं। ज्यादातर संगठनों में प्रबंधन सूचना प्रणालियां भी होती हैं। लेकिन एक और तरह का निरीक्षण भी होता है, आकस्मिक निरीक्षण। ये उसी तरह की चीज है जैसे जब कोई अध्यापक अचानक किसी परीक्षा की घोषणा कर देता है, जबकि कक्षा में किसी ने भी उसकी उम्मीद नहीं की होती है। अच्छे छात्र इस परीक्षा को उत्तीर्ण कर लेंगे क्योंकि वे इसके लिए कभी भी तैयार होते हैं। दूसरे छात्र सतर्क और सावधान हो जाएंगे और अगली बार के ऐसे किसी अवसर के लिए तैयार हो जाएंगे। मनुष्यों के चित्त चंचल होते हैं, लोगों के मन हमेशा चंचल होते हैं। इस बात की संभावना बनी रहती है कि काम करने के दौरान हमारा ध्यान विचलित हो जाए।
हम अपनी दिशा और लक्ष्य से भटक सकते हैं। नेतृत्वकर्ता का मुख्य काम दिशा देना और अपने आदमियों को सही रास्ते पर बनाए रखना होता है। सफर लंबा और थका देने वाला हो सकता है, लेकिन अगर हमारे पास एक लक्ष्य है तो वह हमें सही दिशा में बनाए रखता है। ध्यान रहे कि प्रशासक के लिए भी समय समय पर दिशा की जरूरत होती है। यह किसी कार को चलाने जैसा है। यह महत्वपूर्ण है कि हम बीच बीच में नक्शे पर निगाह डालते रहें ताकि हमें यह पता रहे कि हम सही सड़क पर जा रहे हैं या नहीं। डैशबोर्ड भी ठीक रफ्तार का संकेत देगा और ईंधन की जरूरत की सूचना देता है। चूंकि मनुष्यों का स्वभाव घोड़ों के स्वभाव जैसा होता है, उसे जैसे ही काम में लगाया जाता है वह बदलने लगता है। घोड़े मजबूत जानवर होते हैं, उनका स्वभाव राजसी होता है, इसलिए जब उनको काम में जोता जाता है तो वे विरोध करते हैं। एक अच्छा साइस जानता है कि एक निरंकुश घोड़े को काबू में लाने में थोड़ा वक्त लगेगा, लेकिन जैसे ही वह काबू में आ जाता है, घोड़े की शक्ति काम को पूरा करने के मामले में सबसे बड़ी क्षमता बन जाती है। चाणक्य यहाँ मस्तिष्क की तुलना घोड़े से करते हैं। जब लोगों से कुछ करने को कहा जाता है तो शुरू में हर कोई प्रतिरोध बरतता है, लेकिन जैसे ही दिमाग को काबू में कर उसको नियंत्रित कर लिया जाता है तो वह बड़े बड़े काम कर सकता है। इसलिए राजा को चाहिए कि वह कर्मचारी, उसके अधीनस्थ काम करने वालों, देश, काल, कार्य, इन उपक्रमों पर होने वाले व्यय और लाभ आदि के विषय में जानकार बना रहे। नेतृत्वकर्ताओं को कर्मचारियों और प्रशासकों के प्रति चौकन्ना होना चाहिए। उनको कार्यालय पर, कार्यस्थल पर, काम के समय पर जो काम पूरा होना है उस पर और उस पर हो रहे खर्च पर नजर रखनी चाहिए। फैक्ट्रियों इस बात पर निगाह रखती हैं कि कामगार कब आते हैं और कब जाते हैं। अगर मजदूरी का भुगतान दैनिक रूप से किया जाता है तो यह चीज और भी महत्वपूर्ण हो जाती है। आज हमारे पास बायोमेट्रिक अटेंडेंस सिस्टम्स हैं जो इंसानी दखलंदाजी को गैरजरूरी बना देते हैं। इसके अतिरिक्त संस्थाएं ऐसे लक्ष्य और परिणामों के मुख्य क्षेत्र निर्धारित करती हैं जिन पर कर्मचारी ध्यान केंद्रित रखें। इन उपक्रमों का लाभ, चाणक्य कोई व्यापारी नहीं थे, लेकिन व्यापार उनके ध्यान में था। जहां तक उनके लोगों और प्रशासकों का सवाल था, वे निवेश पर होने वाले मुनाफे को हमेशा ध्यान में रखते थे। एक अच्छा प्रशासक जानता है कि किसी उद्यम की आर्थिक व्यावहारिकता उस उद्यम की कामयाबी का अनिवार्य पैमाना होती है। वित्तीय कामयाबी सफलता का एक महत्वपूर्ण संकेतक होती है। एक नेतृत्वकर्ता को लोगों की महत्ता के साथ साथ वित्तीय महत्ता को भी समझना चाहिए। इस अध्याय में हमने चिंतन के बहुत से मानसिक प्रारूप देखे। अगर चिंतन को योजनाबद्ध रूप देकर उसको इस तरह के प्रारूपों और ढांचों में बदल दिया जाए तो इससे ज्ञान का एक व्यवस्थित आधार तैयार हो सकेगा। वह सुव्यवस्थित रूप ले लेता है। ज्ञान महत्वपूर्ण है, सुव्यवस्थित ज्ञान और भी ज्यादा महत्वपूर्ण है। वह कामयाबी का अगला सोपान है, इसलिए अपने चिंतन को व्यवस्थित करें। आन्वीक्षिकी के ढंग से, चाणक्य के ढंग से। लाइक एंड सब्सक्राइब एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज। अगर आप कोई सुझाव देना चाहते तो कमेंट करें।